हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आपके सामने मैं आईपीयू के लीड के अंदर जो अभी 2022 में हुआ है इसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड थोड़ा सा पार्ट आया, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कहता है फादर सेड टू सन, एक फादर ने अपने बेटे को कहा कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू एट प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि बेटा मैं उतने ही साल का था जितने के आज तुम हो जब तुम पैदा हुए थे। यानी जब तुम पैदा हुए थे जितने साल का मैं था आज तुम उतने ही साल के हो। तो बोल रहा है अगर आज फादर 38 का है तो सन कितने साल का होगा 5 साल पहले। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सन की प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा, सन की प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सन की जो प्रेजेंट एज है वो उतनी ही है जितनी उसके पैदा होने पे उसके फादर की थी। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आज फादर 38 का है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली 38 का हाफ कर देना है। 38 का हाफ कर देंगे तो 19 साल। यानी फादर उस समय 19 साल के थे। फादर उस समय मतलब अगर उस समय फादर 19 साल के थे तो आज प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो वही है, वो भी 19 साल है। तो सन की प्रेजेंट एज आज 19 साल है। आपसे कब की पूछी हुई है बेटा, 5 साल पहले। 5 साल पहले 19 में से 5 माइनस कर दो तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 में से 5 माइनस कर दो 14 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यही देखना होता है जो फादर की प्रेजेंट एज दी हो। यानी आज फादर कितने साल के, 38। वो बोल रहे हैं जब उसका बेटा पैदा हुआ था तब वो उतने ही साल के थे जितना आज सन है। तो आपको क्या करना होगा, इस एज को 2 हिस्सों में बांट देना होगा। इस एज को 2 हिस्सों में बांट देंगे, यानी 38/2, 19 बट गई। यानी 19 का ही फादर है 19 का फादर था, ठीक है, 19 का फादर था। और सन आज कितने का है, 19 का। तो अगर आज सन 19 का है तो आज से 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी, 14 होगी। तो इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैं क्लास में करा देता हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, डीप कंसेप्ट हम नहीं पढ़ेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि बेटे जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड है, सेंटेंस सब्सटीट्यूशन है, कोडिंग डिकोडिंग में वर्ड सब्सटीट्यूशन, सॉरी, ठीक है, मैंने कराया हुआ है। मैंने बोला था 2 टाइप से आता है, एक आता है कॉल्ड की टाइप से और एक आता है मीन्स के टाइप से। तो मैंने बोला था जब भी कॉल्ड आएगा आपको फॉरवर्ड जाना है और जब भी मीन्स आएगा आपको बैकवर्ड जाना है। तो बस वही लॉजिक लगना था, इसमें हमें फॉरवर्ड जाना है। उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वी सिट, हम किस पर बैठते हैं। तो बेटा हम किस पर बैठते हैं, वैसे हम बैठते हैं चेयर पर, है ना, हम बैठते हैं चेयर पर। लेकिन ये बोल रहा है चेयर को क्या कहते हैं, डेस्क कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा डेस्क। ध्यान रखो जब भी कॉल्ड वाला आएगा फॉरवर्ड जाना है, मीन्स वाला आएगा तो बैकवर्ड वाला आंसर देना है। तो चेयर से नेक्स्ट वाला आंसर कौन सा होगा, डेस्क, वही आपका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में इसका बताया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी आसान था, बहुत सिंपल बढ़िया क्वेश्चन। कहता है मैराथन इज टू रेस। अगर रेस और मैराथन में ये रिलेशन, अब आप जानते हो रेस बहुत टाइप की रेस होती है। रिले रेस होती है ना, शॉर्ट रेस होती है 100 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, है ना। अब मैराथन एक कैसी रेस है, लंबी रेस होती है जो बहुत लंबा चलती है। तो इसी तरह से हाइबरनेशन जो आपका होता है ये होती है लंबी स्लीप, लॉन्ग स्लीप। ठीक है, एक लंबी स्लीप लेना, लॉन्ग स्लीप लेना। तो विंटर हो नहीं सकता था, बियर हो नहीं सकता था, ड्रीम हो नहीं सकता था, ठीक है ना। तो हाइबरनेशन किससे रिलेटेड होगी, स्लीप से। तो इसका आंसर आना था स्लीप, ठीक है, क्योंकि मैराथन रिलेटेड है रेस से, लंबी रेस। तो इसी तरह से एक लंबी नींद लेना, गहरी नींद, लंबी नींद में सो जाना, तो स्लीप आना था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने आपको क्लास में भी कराया था भाई, हूबहू वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको क्लास में पीपीटी में कराया था, सेम। आधों को तो आंसर भी याद होगा, मदर इसका आंसर आएगा, है ना। ये क्लास में भी कराया था मैंने आपको, देखो बाई चांस सेम क्वेश्चन आ गया है। तो पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, कहता है एक
आदमी जो फोटोग्राफ के अंदर है, फोटोग्राफ के अंदर एक आदमी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी किसको बोल रहा है? औरत को बोल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, एक आदमी बात कर रहा है, बोल रहा है, किसको बोल रहा है? एक औरत से। यानी दो लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी बात कर रहा है किससे? औरत से। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक आदमी जो फोटोग्राफ में बोलता है हिज मदर। मैंने सिखाया था पूरा मत पढ़ना, साथ साथ पढ़ते रहो, लिखते रहो। हिज मदर, बेटा अब हिज मदर किसकी मदर की बात कर रहा है? किसकी मम्मी की बात कर रहा है? जो फोटोग्राफ में आदमी है उसकी। तो बना लो मैन इन फोटोग्राफ, ठीक है, मैन इन फोटोग्राफ। कायदे से तो मुझे कराना नहीं चाहिए क्योंकि क्लास में मैं ऑलरेडी ये कराया था, है ना। तो मैन इन फोटोग्राफ, इसकी मदर, तो बेटा इसकी मदर ऊपर होगी, है ना, इसकी मदर ऊपर मिलेगी। अब मदर है, फीमेल है तो नेगेटिव ले रहे हैं, याद है ना। इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तुम्हारे फादर की बेटी है। अब यही औरत किसी की डॉटर भी है, किसी की डॉटर भी है ना। इसका मतलब इसके फादर ऊपर होंगे, तो ये किसी की बेटी भी है। किसकी बेटी? अब ध्यान से, मैंने उस टाइम भी बताया था, बहुत ध्यान से देखना। यूअर, यूअर बेटा किसके लिए यूज हुआ है? यूअर, यूअर यूज हुआ है वुमेन के लिए, क्योंकि वो आदमी किससे बात कर रहा है? उस औरत से, यानी इस औरत का फादर, ठीक है। अब ये जो फादर है ये किसका है? वुमेन्स फादर, वुमेन्स का फादर है ये। जिस वुमेन से हम बात कर रहे हैं उसी का फादर है। तो उसी की बेटी कौन हुई? उसी की बेटी वो वुमेन खुद हो गई, वुमेन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो वो वुमेन खुद हो गई, वुमेन इटसेल्फ। यानी वो जो आदमी जिसकी बात कर रहा है, ठीक है, फोटोग्राफ में जिस आदमी की बात कर रहा है उसकी जो मदर है वो कौन है? वो औरत खुद है जिससे वो बात कर रहा है। तो आंसर आएगा मदर, ठीक है ना। अब क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है तो ये तो पक्का सही होना चाहिए था, ठीक है। देखो इस बच्चे ने सही भी किया है, आंसर दिया है बी, क्योंकि याद ही होगा, क्लास में करा दिया था मैंने इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यार बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी, कुछ नहीं है। देखो पूरी सीरीज में 2 कॉमन है, बीच वाला 2 एज इट इज, तो बीच वाला 2 एज इट इज रख दो, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और बस एक ऑप्शन कट गया आपका, 3 रह गए, है ना। उसके बाद पहला है, स्टार्टिंग में है 1 2 1, फिर 2 2 2, तो कुछ नहीं कर रहा, 1 का डबल 2, ठीक है, डबल कर रहा है बेटा, फिर इस 1 का भी डबल कर रहा है 2। नेक्स्ट स्टेप में है 4 2 4, तो बात समझो, इस 2 का डबल कर रहा है 4, इस 2 का डबल कर रहा है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में भी बेटा डबल ही करेंगे, डबल करेंगे तो 8 2 8 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, बढ़िया क्या मतलब बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत आसान आया हुआ था भाई आपका ये पेपर। अगर ये भी गलत करो, ये देखो ये भी क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ था, आंसर याद होगा आपको 30, है ना, क्लास में कराया हुआ है। कैसे करते हैं? 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, फिर लास्ट से शुरू होते हैं डायगनली, याद है ना, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, टोटल आ गया 30। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज़ आया आपके पास। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास ही नहीं लगाई होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप की चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। उसने एक स्टेटमेंट बोली है कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू पुट अ चाइल्ड इन स्कूल एज एज ऑफ 5, ठीक है, कि किसी बच्चे को हम कब स्कूल में डालें? 5 साल की उम्र में। पहला देखो एजम्पशन बोलता है एट द एज ऑफ चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इजी टू लर्न। बोल रहा है कि इस एज पे उसकी डेवलपमेंट थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वो चीज़ें समझ सकता है और पढ़ने के लिए तैयार है, लर्न करने के लिए तैयार है। तो ठीक बोल रहा है भाई, ये तो जचती है। द स्टूडेंट डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द स्कूल डू, कहता है 6 साल के बाद जो स्कूल है वो एडमिट ही नहीं करेंगे बच्चे को। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना। कई बार हमने देखा है कि हाँ बड़ी एज वाले भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं। तो इस सेकंड तो गलत हो गई, तो ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, है ना। बहुत आसान था ये भी, ये तो आराम से आप बिल्कुल सही करते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी भाई क्लास में देखो कराया था, ये देखो कहता है फाइंड द ओड वन आउट। कहता है जून है, मई है, सितंबर है, नवंबर है। क्लास में भी बच्चों ने बोला था सर 30 डेज वगैरह देख लेंगे, मैंने तब भी बताया था 30 डेज का कंसेप्ट नहीं है। देखो बेटा, जून कौन से नंबर पे आता है? 6ठा महीना है ना।
ये सितंबर, नवंबर, ठीक है। इसमें मई जो है वो कौन से नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, ठीक है। सितंबर आपका हो जाता है कौन सा भाई, जून हो गया 6, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, 9th हो गया ये, ठीक है ना। और नवंबर आपका 11 होता है, समझ पा रहे हो। तो 6, 9 और ये 11, तो इसका आंसर आया मई। अब बताएंगे भाई मई क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने तब भी आपको बताया था इसका आंसर क्या आएगा, मई ही आएगा, ठीक है। नवंबर हम नहीं ले सकते, इसका आंसर मई आएगा। तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अब मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। वही हूबहू कंसेप्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बोलता है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा अच्छा था, ठीक है। और इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था जब सीरीज में बेटा कुछ भी ना पता लगे तो डिफरेंस लेते रहो, सक्सेसिव डिफरेंस लेते रहो तब तक जब तक आंसर ना आ जाए। अब देखो इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता था। सिर्फ एक ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा अच्छा दिमाग आपको लगाना था, वैसे ये भी ईजी था। 5, 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, 25, 45, 75, है ना। तो हमें देखना होगा। देखो अब हम डिफरेंस बनाते हैं। मैंने बताया था अगर कुछ समझ ना आए बेटा तो सिंपली आपको क्या बनाना का है, डिफरेंस बनाने का है ना। तो डिफरेंस बनाते हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ यार, कलर इसमें चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से समझा सके। तो देखिए भाई यहाँ पे डिफरेंस है 30, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 20। अब यहाँ का मुझे नहीं पता, यहाँ का भी नहीं पता, यहाँ का है 2, ठीक है। अब देखो मुझे तो दिख रहा था इसका आंसर डायरेक्टली, हो सकता है आप में से कुछ को ना दिखे, तो मैं आपके हिसाब से चलता हूँ। अभी नहीं पता लग रहा है, एक बार और ले लो। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं पता लग रहा तो बेटा ऑप्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। जब आपको कुछ ना पता लग रहा हो तो ऑप्शन वाइज जाते हैं, ठीक है। तो 11 से जाओगे बात नहीं बनेगी, मैं डीप में नहीं बताऊंगा क्यों, मैं आपको 13 लेके डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे 13 रख लेते, अगर हम यहाँ पे 13 रख लेते तो देखो 2 इनमें डिफरेंस 2 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 का, और नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 का, है ना। अब फिर यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा आपका कितने का 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा 6 का, और नेक्स्ट डिफरेंस कितने का हो जाएगा 8 का। देखो पैटर्न मिल गया बेटा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, पूरा पैटर्न बन रहा है, इवन नंबर्स लेके चल रहा है। और नहीं देखना तो और डिफरेंस ले लो, बोला था ना जब तक कुछ ना मिले डिफरेंस लेते रहो। इसका मतलब क्या कर रहा है, +2 +2 +2। तो यहाँ से इसने सीरीज शुरू की है 4, 6, 8, 10 से, और घुमा कर यहाँ तक ले गया है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना था, 13 आना था, ठीक है। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ना मिले तो एक बार डिफरेंस लो, फिर भी ना पता लगे नेक्स्ट स्टेप में फिर डिफरेंस लो, फिर भी ना पता लगे फिर डिफरेंस लो। तो तीसरे या चौथे स्टेप तक आपको आपका पैटर्न पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आना था बी ऑप्शन 13। चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका देखो जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैंने क्लास में बताया हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ करना कैसे था। बोलते हैं एक कंपनी है जिसमें प्राइस को पहले X% से इंक्रीज कर देते हैं, फिर दोबारा X% से ही डिक्रीज कर देते हैं। तो मैंने आपको क्लास में करवाया अगर जितने % से इंक्रीज करे उतने ही % से डिक्रीज करे तो क्या होता है। तो आपका जो ओवरऑल चेंज होगा साइकिल वाइज मतलब सेम परसेंटेज रहेगा, ठीक है। अब वो क्या रहेगा, कैसे निकालना है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। कहता है एक साइकिल के बाद जो है ये कितने से डिक्रीज हो जाता है, 1000 से डिक्रीज हो जाता है, और सेकंड साइकिल के बाद इसे इतने रुपए का बेच देते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना था। अब देखो बेटा बच्चों वाला कंसेप्ट एक तो यहाँ ये लग रहा था कि अगर आपने बेचा कितने का है 2304। अब मैंने आपको बताया था अगर मान लो आप 10% से ही इंक्रीज करते हो और फिर 10% से ही डिक्रीज करते हो तो मैंने बताया था ओवरऑल हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर सेम % से एक बार इंक्रीज करें सेम % से डिक्रीज करें तो हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों होता है वो भी आपको ट्रिक से कंसेप्चुअल हर चीज़ से सिखा रखा है। तो हमेशा नेट डिक्रीज ही आता है। और क्वेश्चन में भी देख लो लिखा हुआ है कि एक साइकिल के बाद डिक्रीज हुआ है कितने से 1000। तो बेटा ये हर साइकिल के बाद यानी एक बार बढ़ाएंगे एक बार घटाएंगे, एक साइकिल पूरा, फिर बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे फिर साइकिल पूरा, हर साइकिल के बाद डिक्रीज ही होगा, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो इससे तो ज़्यादा होगा,
ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा होगा क्योंकि 2 साइकिल के बाद 2 बार डिक्रीज करने के बाद ये प्राइस आया। तो भाई 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाने थे, पहला और दूसरा क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस इससे कम तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो 2 ऑप्शन तो बेटा डायरेक्ट कट जाने थे। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट आएगा, वो उनको आएगा जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं लगा रखी, बाकी समझ जाएंगे हमने क्यों 2 ऑप्शन काटे हैं। अब बच गए 2 ही ऑप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, सिंपली आपको थ्रू ऑप्शन जाना था। पहले मैं 25,000 को चेक कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि पहले था 25,000, ठीक है। जब 25,000 को बेचा गया, देखो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद इसका प्राइस 1,000 रुपये डाउन हो गया। तो 25,000 से प्राइस कितना हो गया? 24,000। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सीपी था, ये पहला एसपी बन गया, सेलिंग प्राइस 1,000 से डिक्रीज हो गया। फिर दोबारा इस पे कुछ डिक्रीज आया, सेकंड सेलिंग प्राइस यानी दूसरी साइकिल के बाद, ये हो गया 23,040 का, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था यहाँ का परसेंटेज डिक्रीज और यहाँ का परसेंटेज डिक्रीज बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर साइकिल में आंसर सेम आता है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो हर साइकिल में आंसर सेम आता है। अब बात यहाँ सिर्फ ये आपको चेक करना था कि क्या परसेंटेज बराबर है। अब वो कैसे चेक करोगे? देखो 25,000 की चीज़ थी बेटा, 24,000 की बेची, कितने का डिक्रीज कर रहे हैं? 1,000। इसका परसेंटेज निकाल लो, 1,000 का डिक्रीज कितने पे? 25,000 पे गुना में 100। ये तो करना सब जानते हैं ना बच्चा। 25 एकम 25 चौके, यानी 4% का डिक्रीज आया ओवरऑल पहली बार। अब चेक कर लो क्या अगली बारी भी 4% का डिक्रीज आ रहा है? अगर 4% का आ रहा है तो सी ऑप्शन आंसर, नहीं आ रहा तो डी ऑप्शन आंसर, क्योंकि 2 तो कट ही चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी के लिए क्या करो? 24,000 और 23,040 का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया बेटा? 960। तो 960 बटे 24,000 इंटू में 100, तो सर 3 0 से 3 0 खत्म, 24 1 जा 4 जा। सर ये भी 4% आ गया। अगर ये भी 4% आ गया तो बेटा सी आंसर है, डी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 4% नहीं आता, 3, 3.5, 5, 7 कुछ भी अलग वैल्यू आती, फिर डी आंसर हो जाता। बस ख़त्म कहानी, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए भाई, कहता है हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज। कुछ भी उसने लिखा हुआ है। हैप्लेस को बोलता है क्लाउड बर्स्ट, स्ट्रेच ऑस को पिनबॉल, दिस को दिस। बोलता है क्लाउड 9 के लिए क्या यूज़ होगा? देखो बेटा साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है क्लाउड के लिए क्या यूज़ हो रहा है? HAPL, ठीक है ना, हैप, जो भी आप इसको बोलो। और 9 के लिए, 9 पिन के लिए क्या यूज़ हो रहा है? रेबो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाना था जिसमें हैप और रेबो दोनों आएंगे? तो सर हैप और रेसबो जो है वो डी में आ रहा है, तो डी वुड बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट भी भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो यहाँ सिर्फ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, इन्होंने ये कंबाइन कर दिए। बेटा ये ना 2 अलग वर्ड हैं, क्यू और जैस अलग है, ठीक है। यूर सैस एक तरह से थोड़ा सा, मतलब जो तो इसको पढ़ पाएगा अलग अलग है वो आंसर तक पहुंच गया होगा, जो नहीं पढ़ पाया होगा उसे कंफ्यूजन रही होगी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं था, कहता है इन 3 लाइन का मतलब है शी इज ईटिंग एप्पल्स। वैसे भी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तभी 1 2 3 4 बनेंगे, तो ये 2 अलग वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से ये क्यू अलग वर्ड है, टेपो अलग वर्ड है, ठीक है। क्यू टेपो, क्यू का मतलब है शी सेल्स टॉयज। अब कहता है सुलिम देखो का मतलब है मीन्स एप्पल, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा वर्ड जो है शी एंड एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो भाई यहाँ पर एप्पल जो है देखो में यूज हो, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो है, तो देखो का मतलब एप्पल हो गया। सुलिम लगा हो ना लगा हो फर्क नहीं पड़ता, देखो का मतलब हो गया एप्पल। अब रह गया शी का पता लगाना है। अब शी इज ईटिंग, क्यों? अब देखो शी बेटा यहाँ पर भी है और शी यहाँ पर भी है ना, दोनों सेंटेंस में शी है, तो हमें बस ये देखना था कि यहाँ पे कॉमन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू मतलब ये वाला KEW, ये यूज हो रहा है शी के लिए, और देखो यूज हो रहा था आपका एप्पल्स के लिए, ठीक है। तो ये देख लो भाई किस में है, वही आपका आंसर है, क्यू देखो बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया था ये भी आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
ये तो आसान है यार। देखो कहता है इफ़ इन अ ईयर हैज़ 53 संडे, अगर किसी साल में 53 संडे हैं तो कितने सैटरडे होंगे? नहीं बता सकते भाई, इनसफिशिएंट डाटा है, डाटा ही पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें संडे देगा तो हम सैटरडे नहीं बता सकते, ऐसा हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज बहुत आसान थी, कुछ नहीं कर रहा भाई, कॉन्टिन्यू सक्सेसिवली हाफ कर रहा है, मतलब 2 का हाफ कितना होता है 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ सर 1/8, कुछ नहीं करना, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो बी ऑप्शन 1/8 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी पेपर आया था बेटा, बहुत इजी। देखो भाई ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें एलसीएम का कंसेप्ट लग रहा है, एलसीएम का कंसेप्ट, ठीक है। कहते हैं अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है भाई ए और सी में, अभी मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि ए आएगा या सी आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहा होगा, इसका आंसर सी ही आएगा और सी राइट आंसर है। सुनिएगा, कुछ बुक्स में दिया होता है 120, मैंने पहले बोला था भाई कि बुक्स जो है वो सही नहीं होती, ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी बुक को सच मत मानना, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कंसेप्ट बताता हूँ उसको सच मानो, बुक में एरर होता है, ठीक है। अब देखो 4 bells ring simultaneously at starting and at interval of 6, 12, 15 और 20 सेकेंड। कहते हैं 4 बेल जो है वो बजना स्टार्ट हुई, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में एक बार जो है इकट्ठी बजी थी, उसके बाद 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 और 20 सेकंड पे बजती है, यानी पहली बेल जो है 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 12, तीसरी 15 और ये 20 सेकंड के बाद। तो कहते हैं हाउ मैनी टाइम्स रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो बेटा 1 घंटी बजती है 6 सेकंड बाद, 1 12, 1 15, 1 20, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं 6, 12, 15 और 20 का ना बेटा एलसीएम ले लेते हैं कि ये दोबारा कब बजेंगी। पहली बार तो बज चुकी हैं, दोबारा कब बजेंगे, दोबारा बजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन टाइम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा कॉमन टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम ये दोबारा एक साथ बजे। तो 6, 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, जानते हो ना निकालना, 20 सबसे बड़ा नंबर है, 20 का टेबल पढ़ो, ऐसी वैल्यू निकालो जो सबसे कट जाए, तो एलसीएम आ गया 60, यानी ये 60 सेकंड के बाद दोबारा फिर एक साथ बजेंगे, 60 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट टाइम ये क्या करती है, 60 सेकंड्स में एक बार बजेंगी, 60 सेकंड्स में दोबारा बजेंगी एक बार, ठीक है। हमें कितने घंटों का बताना है, 2 घंटों का। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बेटा, 2 घंटे में 7200 सेकंड हो जाएंगे, तो 7200 सेकंड्स का बताना है, यूनिटरी मेथड लगना था, 1/60 इंटू 7200, ठीक है। तो 6 1 जा 2 जा 0, यानी 120 टाइम्स, ठीक है, 120 टाइम्स। अब बुक्स भी इसका आंसर देती हैं 120 टाइम्स, ठीक है, बुक्स भी इसका आंसर देती है 120 टाइम्स। मैं क्लास में भी बताता हूँ इसका आंसर कभी 120 नहीं आता, 121 आता है, बुक्स गलत बताती है, मैंने आपको पहले भी बोला है ये बात, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलता है, मैंने पहले भी बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसका आंसर 120 नहीं आएगा, 121 आएगा। अब क्यों आएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि देखो एक बार वो स्टार्टिंग में बज चुकी हैं, ठीक है, एक बार वो स्टार्टिंग में बज चुकी है, यानी जब वो पहली बार बजी होंगी उसके बाद जब बजती है, ये हम वो वाला टाइम निकालते हैं, ये जो 60 सेकंड का हम टाइम निकालते हैं ना, पहली बार वो बज चुकी हैं एक साथ, तो पहली बार के बाद दोबारा यानी सेकंड टाइम, ठीक है ना, यानी सेकंड टाइम एक साथ कब बजेंगी, 60 सेकंड के बाद, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जिसे हम 1 टाइम लिखते हैं, ये बारी तो सेकंड होती है, अगर मैं टर्न की बात करूं, टर्न, तो ये टर्न है सेकंड बार बज रही है, लेकिन हर 60 सेकंड में एक बार बजेगी, कहने का ये मतलब है हर 60 सेकंड में एक बार बजेगी, ठीक है। लेकिन ये जो पहली बारी हम निकालते हैं ये बारी होती है सेकंड, क्योंकि पहली बार वो बज चुकी है, ठीक है ना। तो 120 बार तो ये बजी और एक बार वो स्टार्टिंग में बजी थी, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 121, तो इसका हमेशा सही आंसर 121 होता है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे एक बारी स्टार्टिंग वाला काउंट करना भूल जाते हैं, बुक्स भी इसको इग्नोर कर देती हैं, बुक्स में एरर होता है, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है ना। और मैंने बोला था कोई भी पेपर बुक की नहीं सुनेगा, देख लो आंसर यही है बेटा, ये चीज़ मैंने आपको टाइम एंड वर्क परसेंटेज मतलब क्वांट सेक्शन में भी बताई हुई है, रीजनिंग में भी बताई हुई है, ठीक है ना, कि ये पंगे होते हैं, बुक्स गलत आंसर देती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई थी, इसका देखो यार सिंपल सा बड़ा बढ़िया है,
पैसे और रुपए में जो रिलेशन है वही आपको नेक्स्ट में बताना है। तो नेक्स्ट का आंसर आएगा मीटर। कुछ लोग कंपेयर करने लग गए थे 100 से कि सर मीटर और किलोमीटर में 1000 का फ़र्क होता है, ठीक है, पर हमें 100 वाला आंसर चुनना चाहिए। बेटा यहाँ पे 100 आंसर नहीं देखना। देखो दो प्राइम हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, एक तो होती है रुपीज़, दूसरी यूनिट होती है पैसा। तो प्राइम यूनिट कौन सी होगी? रुपए और पैसा, ठीक है ना। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, वो रिलेशन देखना है। ऐसे जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो तो आइदर या तो किलोमीटर होती है या मीटर होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का ही कंपैरिजन करना था, इसलिए इसका आंसर मीटर आएगा और कुछ नहीं आएगा, और आप कुछ सोचना भी नहीं था, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करें, देखिए चलिए नेक्स्ट फिर से वही भाई स्टेटमेंट अजम्पशन वाला आपका, ठीक है ना। स्टेटमेंट दी हुई है द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज फॉर पास्ट फ्यू, पिछले कुछ महीने से जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है द क्रूड ऑयल प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट हैज़ गॉन अप सब्सिक्वेंटली, लेकिन जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जिनसे पेट्रोल डीजल बनता है, वो उनका जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो जो है बढ़ रहा है लास्ट फ्यू मंथ से, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इफेक्ट। कहता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो कॉज है और सेकंड जो है उसका इफेक्ट है। नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ प्राइस नहीं चेंज हो रहा, यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये तो सरासर गलत है। कहते हैं स्टेटमेंट सेकंड इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल का भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल का भी बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो दोनों गलत हो गई। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट। कहता है ये दोनों इंडिपेंडेंट है। नहीं भाई देखो, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। हाँ, दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं, ठीक है ना, दोनों का इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। देखो सी और डी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इंडिपेंडेंट कॉज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दोनों इफेक्ट हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट किसी का इफेक्ट है, बिल्कुल इफेक्ट है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे होंगे तो कोई और कारण होगा। क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कुछ और कारण होगा, ठीक है ना। इस वजह से डी ऑप्शन आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखो रेशो बेस्ड है यार, ये वाले देखो बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन, रेशो बेस्ड है। कहता है राम इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम, ठीक है। तो ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज जो है इसकी 3 है, इसकी 3 मान लो, इसकी 1। एक्स वाला मेथड मत लगाया करो यार, बहुत लेंथी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 1 हो गया, ठीक है। 2 ईयर्स एगो, अच्छा 2 ईयर्स एगो है तो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो तो प्रेजेंट एज मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। एगो मतलब पास्ट की एज और अब की मतलब प्रेजेंट की एज। आज से 2 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स, यानी ये 5 1 था और आज ये 3 1 है, ठीक है। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 ईयर्स का, ठीक है। अब देखो मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर इनका डिफरेंस सेम ना हो, जैसे राम का और श्याम की एज का डिफरेंस सेम ना हो, राम का पास्ट और फ्यूचर का, पास्ट और प्रेजेंट की एज का डिफरेंस है 2, यहाँ का डिफरेंस है 1, तो हम डिफरेंस कॉमन करते हैं। कॉमन कैसे करते हैं? हम राम माइनस श्याम करेंगे, 5 - 1 4, 3 - 1 2, हम इनको इक्वल करेंगे 4 और 2 को, ठीक है। तो 4 और 2 को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है भाई। अब देख लो गैप सेम हो गया, 5 और 6 का डिफरेंस हो गया 1, 1 और 2 का डिफरेंस हो गया 1। अब देखो यहाँ पर रेशो के अंदर राम का और श्याम का अपनी अपनी एज से डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ 1 है, और ईयर्स में ये डिफरेंस कितना है? 2, तो 1 की वैल्यू 2 ईयर्स। आपको बतानी है राम की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है भाई? 6। प्रेजेंट एज कितनी है? 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 × 2 यानी 12 ईयर्स। कितना आंसर आ गया? 12 साल। ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। तो रेशो मेथड से हम इसको कर देते हैं, हम वो एक्स उक्स वाला कोई मेथड नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है। हम एक्स उक्स वाला कोई मेथड नहीं लगाने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आया ना? ठीक है ना। तो क्लास में ये सब मैंने कराया हुआ है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार बहुत आसान था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कहता है ए मोबाइल फ़ोन वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। देखो बेटा 20% प्रॉफिट मतलब 100 वाली चीज़ 120 में बेच दी, है ना, सीधा सीधा सिखाया हुआ है। इफ़ मोबाइल फ़ोन सोल्ड एट 10% लोअर देन दिस प्राइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कुछ बच्चों का आंसर इसलिए गलत आया होगा क्योंकि उन्होंने 10% कम कर दिया होगा कॉस्ट प्राइस में से। ध्यान रखना है 10% कम दाम पर बेचा है, 10% लो प्राइस पर सेल आउट किया है, बट वो 10% किसका कम करना है, कॉस्ट प्राइस का नहीं कम करना, सेलिंग प्राइस का कम करना है। यानी भाई इस 120 का 10%, देखो इस 120 का 10% सिखाया कितना होता है 12, यानी इसमें से 12 रुपये कम कर दो, 12 कम करोगे तो कितने का बेचोगे 108 का। ठीक है भाई, 10% किसका कम करना है, 120 का करना है, 100 का नहीं करना, ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि बोला गया है इफ मोबाइल फोन वॉज सोल्ड 10% लोअर देन दिस प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 120 का 10% हो गया 12, ठीक है, तो 120 में से 12 कम कर दो, यानी अब हमने 108 का बेच दिया। कहता है ऐसा करने से जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 600 रुपये कम हुआ। जाहिर सी बात है भाई, देखो बहुत ध्यान से देखो, पहले आप बेच रहे थे 120 का, अब बेच रहे हो 108 का, तो प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कितने से कम होगा, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा वही तो आपका प्रॉफिट होगा, वही तो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो बेटा सेम है। तो यहाँ पे कितने का फर्क पड़ गया आपके प्रॉफिट में, 120 वाली चीज़ 108 में बेचने लगे, ठीक है ना, 120 वाली चीज़ कितने में बिकने लगी, 108 में। कितने रुपए प्रॉफिट कम हो गया, 12 रुपए, है ना, हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितने से कम हो गया, 600 रुपये से, तो 12 की वैल्यू 600 है। कहता अब किस प्राइस पे फ़ोन को बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो। देखो कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ना सीपी निकालेंगे, 25% प्रॉफिट। याद करो बेटा, इसका मतलब 100 रुपये वाली चीज़, जो ये 100 रुपये वाली चीज़ थी, 25% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब 125 की बेचनी है ना। तो 12 की वैल्यू 600 है, तो 125 की वैल्यू हमें निकालनी है, सीधा सीधा। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। जो लोग फॉर्मूले से करेंगे उनके लिए बहुत लेंथी है भाई, ये 3-4 फॉर्मूले लगेंगे इसमें, और जो मेरे वाले तरीके से करेंगे देख लो आंसर आ गया। ठीक है, तो 6 1 जा 0 0, 6 2 जा 2 1 जा 5 जा 0 करेंगे तो भाई 6250 डायरेक्ट आंसर। ये लो सी ऑप्शन, खत्म, खल्लास, कुछ भी नहीं था। और जो लोग फॉर्मूला लगाते हैं CPSP वाले पता नहीं क्या क्या, उनके तो भाई आधा पेज भर जाता। ठीक है, बट अपने को बिना फॉर्मूले के मैंने आपको सिखाया हुआ है, कुछ नहीं करना, लैंग्वेज पकड़ो, आंसर फटाफट, आंसर एक स्टेप में। चलिए, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी हुआ है यार। 5 की प्रॉपर्टी देखो, बोलता है इफ R and S आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में 0 आए या 5 आए, है ना। तो कहते हैं इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है, मतलब हमेशा ट्रू नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली ट्रू, हमेशा सही नहीं होगा। तो हमेशा भाई यही सही नहीं होगा, क्योंकि देखो 25 में भी बेटा 5 आता है, 5 है, 5 है, ये तीनों रिलेटेड है आपस में। 10 जो है अलग है, क्यों, क्योंकि 10 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 5 आ जाता है, और 2 और 5 की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम प्रॉपर्टी नहीं है। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा जरूरी नहीं वो 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा जरूरी नहीं वो 5 से भी डिवाइड हो। इसी वजह से, क्योंकि देखो जो बाकियों में 5-5 कॉमन है, ठीक है ना, तो इसी वजह से ये लॉजिक के हिसाब से आपका B आ जाएगा आंसर। और अगर मान लो किसी को ये लॉजिक नहीं समझ आता, छोड़ दो, कोई बात नहीं भाई, सिंपल सा है, 2 नंबर को प्लस करना है, बोल रहा है 10 से डिवाइड हो। वो दोनों नंबर कौन से हैं, 5 से डिवाइड होने वाले। एक एग्जाम्पल ले लो, एक नंबर ले लिया भाई मैंने 5, एक नंबर ले लिया मैंने 10, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, दोनों को ऐड कर लो, क्या आंसर आया 15। क्या 15 10 से डिवाइड होता है भाई, नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है B ऑप्शन ही इसका आंसर आना था। तो बहुत आसान था, बहुत सारे कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ पे मतलब जो भी आए, सर्कल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, है ना, जब हम उसकी साइड को इंक्रीज करें तो मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक, x + y + xy / 100, ठीक है ना। अगर स्क्वायर की साइड को इंक्रीज किया जाए 25% से तो उसके एरिया में कितने से चेंज आएगा, उसके लिए आपको ये ट्रिक लगा देनी थी, सिंपल सी डायरेक्ट। तो 25% का इंक्रीज है, तो 25 + 25 प्लस, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 25 × 25 625 बटा 100, ठीक है भाई। 25 और 25 हो गया 50, 50 + 6.25, 50 + 6.25 तो 56.25। परसेंटेज चैप्टर में कराया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे करवाया था 40%, इन्होंने दे दिया है
25% है ना। मैंने आपको करवाया था 40% से क्लास में सेम क्वेश्चन जिसका आंसर आता था 96%, याद आया? ठीक है, मैंने क्लास में जो करवाया उसमें 40% करवाया था, इन्होंने एग्जाम में 25% दे दिया, तो सेम टेक्निक लगेगी, आंसर आ जाएगा 56.25%। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, ये क्लास वाला था, आप ये मत समझें इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बढ़िया था। देखो मैंने बताया हुआ कोडिंग डिकोडिंग में भाई अगर यहाँ नंबर दिखे तो इसका मतलब इनका टोटल ही करेगा, सिखाया हुआ है ना तुम्हें। अब टोटल में दो कंडीशन होती है, या तो स्ट्रेट नंबरिंग या रिवर्स। यहाँ पे स्ट्रेट नंबरिंग नहीं है क्योंकि स्ट्रेट नंबरिंग से इसका 67 आएगा, आप करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। तो रिवर्स नंबरिंग यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो रिवर्स नंबरिंग यूज़ करेंगे, TOUCH रिवर्स नंबर। टी की वैसे 20 होती है तो रिवर्स नंबरिंग क्या हो जाएगी बेटा 7 है ना, तो 7 इसकी हो जाएगी 12। रिवर्स नंबरिंग लिख रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा, 6, 24 और 19। जब हम इन सबको ऐड करते हैं ना बेटा तो आंसर आता है 68। तो सेम काम आपको करना था बेटा एरर के साथ, ठीक है। एरर की भी आपको क्या लेनी थी, रिवर्स नंबरिंग लेनी थी। ई की सही होती है 5, बट हमें सही नहीं लेनी, रिवर्स लेनी है, ठीक है। इसकी 9 हो जाएगी, इसकी 9 हो जाएगी, ओ की ऊपर लिखी 12 और इसकी 9, तो 9 3 27, तो ये 3 9 ही बना देंगे, और बाकी अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 61, ठीक है, सही है। ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। तो आपको रिवर्स नंबरिंग जो है ऐड करनी थी इसमें, और कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लास में करवाए हैं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे नेक्स्ट तो बहुत आसान था, देखो पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखो एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या आता है यू, तो यू के बाद क्या आएगा वी। अब स्टार्टिंग में वी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो आंख बंद करके सी को टिक कर दो, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। बाकी भी आप लॉजिक लगाओगे तो मिल जाएगा। सी के बाद ई है, यानी एक गैप छोड़ा है, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ेंगे, जी के बाद, ठीक है ना, एच छोड़ेंगे तो आई, देखो मैच कर भी रहा है। इसी तरह से डी के बाद ई छोड़ेंगे, एफ के बाद छोड़ेंगे तो एच के बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो जे, मैच कर रहा है, देख लो। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टार्टिंग से ही आंसर आ गया, क्योंकि STUV एक ही ऑप्शन में है, तो आंख बंद करके आंसर लगा दें, सी वुड बी द राइट आंसर। और ये भी बहुत आसान था भाई। ऑड वन आउट, आपको पता है पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, सारी ये चीज़ें वो है ना एक काम के लिए आती है, डाटा स्टोर करने के लिए, और हेडफोन सुनने के काम आता है। तो ये ऑड वन आउट है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाना था, ठीक है ना। तो इसमें ऑड वन आउट आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये तो आसान है, तो सभी का सही होगा, ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ एक मात्र ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इसका क्या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या मैं बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है x × y+1, ठीक है। जहाँ पे x आपकी है साइड्स ऑफ ऑक्टागन, ठीक है, और y है आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बस ये लगाना था, आंसर आ जाना था 32, बहुत इजी था। देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है जो बना सके जिनके वर्टेक्स वही हो जो वर्टेक्स हैं ऑक्टागन के, बट हैव ओनली वन साइड कॉमन, सिर्फ एक साइड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, उस ऑक्टागन की। तो देखो ऑक्टागन की साइड्स कितनी होती हैं 8, तो x की जगह लिख लिया 8। अब ट्राइंगल बनाने के लिए बेटा कितनी साइड लगती है, 3 साइड लगती है, और बोल रहा है कि सिर्फ एक ही कॉमन साइड हो सकती है, एक ही, तो 3+1 हो जाएगी, ये कॉमन के लिए यूज़ किया 3+1, ठीक है ना, क्योंकि एक साइड से जो है 2 3 4 ट्राइंगल बनेंगी, ठीक है ना, एक कॉमन साइड से। अब मैं बनाकर नहीं दिखाऊंगा, बस आप इसको यूज़ करना आगे के लिए भी। तो 3+1 कितना हो गया 4, 8 4 32, डायरेक्ट आंसर था, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा रिसेंटली पेपर, उम्मीद है आप सबको बढ़िया लगा होगा भाई, पसंद आया होगा। तो ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में आपके साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।